Hello everyone, welcome to Swim Learners. My name is Gufrana Asmat and today is 29th December. तो स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो एज यूजुअल बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी से चलते हैं और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस में हमारे पास कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है या उसकी जानकारी रखनी है। तो पहला सेक्शन हम इंटरनेशनल रिलेशन का देखते हैं। उस सेक्शन में जो पहला न्यूज़ है वो काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूएनएससी के बारे में है। इंडिया चेयर करने वाला है काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन जनवरी 2022। ये और इंडिया 10 साल के बाद कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है कि काउंटर टेररिज्म कमेटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन चेयर कर रहा है? इंडिया, एंड दैट टू आफ्टर 10 ईयर्स। अभी जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है ना, इसको एस्टैब्लिश किया गया था एक रेजोल्यूशन से। तो उस रेजोल्यूशन का नंबर भी आप ध्यान रखेंगे, इसको रेजोल्यूशन नंबर 1373 बोलते हैं, ठीक है। और ये अडॉप्ट किया गया है 28 सितंबर 2001 को। कब? जब 1911 का टेरर अटैक्स हुआ था ना यूएस में, तब ये वाला जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है ये एस्टैब्लिश किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो 1373 ये नंबर आप याद रखेंगे। अब ये जो रेजोल्यूशन है 1373 ना, इसने रिक्वेस्ट किया है कंट्रीज को टू इम्प्लीमेंट अ नंबर ऑफ मेजर्स। किस तरह का मेजर्स? ताकि आपकी जो इंस्टीट्यूशनल एबिलिटी है ना, जैसे हमारी गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो उनकी जो इंस्टीट्यूशनल एबिलिटी है टेररिस्ट एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए अपने देश में एंड अराउंड द वर्ल्ड ये काफ़ी इन्हांस हो जाए। तो ये मेनली आपका 1373 काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है और इसका काम जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंडर कंट्रोल रखना इवन अपने कंट्री में एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो ठीक है, काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूएनएससी। नेक्स्ट न्यूज़ आपका एक माइन के बारे में है, जिस माइन का नाम है कार्मिकाइल माइन। ये माइन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ये न्यूज़ में इसलिए थी ना क्योंकि जो अडानी ग्रुप है, हाई प्रोफाइल पीपल ऑफ अ कंट्री, अदानी अंबानी, यू माइट बी अवेयर। तो जो अदानी ग्रुप है दे विल बिगिन एक्सपोर्टिंग हाई क्वालिटी लो सल्फर कोल फ्रॉम इट्स कार्मिकेल माइन जो ऑस्ट्रेलिया में है एज अर्ली एज दिस वीक, टैपिंग अ न्यू मल्टी डिकेड सोर्स टू मीट एनर्जी नीड्स। तो इसलिए हमें कार्मिकाइल माइन की जो लोकेशन है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये पता होना चाहिए। अब ये जो माइन है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ गलीली जो बेसिन है, उस गलीली बेसिन के पास में, ठीक है, क्वींसलैंड कोस्ट लाइन है वहाँ पे। तो ये मिला करके अगर ये आप लोकेशन देख रहे होंगे तो देखो ये आपको गलीली बेसिन दिख रहा है, ये क्वींसलैंड आइलैंड मिल रहा है। तो इसकी प्रॉक्सिमिटी दोनों से काफ़ी पास में है, ठीक है। तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जो कार्मिकल प्रोजेक्ट है ये प्रपोज किया था 2010 में, ठीक है। और इस ऑब्वियसली अगर कोल वहाँ से निकाला जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट एक्टिविस्ट एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्टिव हो जाते हैं क्यों? बिकॉज हम लोग नेचर के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, और हम सस्टेनेबल यूज़ नहीं कर पाते उस चीज़ का। तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने काफ़ी ज़्यादा कैंपेन लॉन्च किया था, इनफैक्ट नॉट जस्ट इन ऑस्ट्रेलिया बट अदर प्लेस ग्लोबली ऑल्सो। और उन्होंने बहुत फोर्स किया था वेरियस बैंक्स और इंश्योरर्स को कि वो अदानी ग्रुप के साथ काम ना करे, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ जो कोल माइन होगा ना, इसमें लो सल्फर कंटेंट होगा और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। तो गलीली बेसिन, कार्मिकाइल माइन, ऑस्ट्रेलिया, ये आपका टेक अवे है इस पूरे न्यूज़ से। नेक्स्ट अब हम चलते हैं दूसरा सेक्शन। ये न्यूज़ है सोमालिया के बारे में। सोमालिया की प्रेसिडेंट ने सस्पेंड किया है इट्स प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा? ऐसा कुछ काम हुआ तो ऑब्वियसली सस्पेंड कर दिया है तो टेंशन अराइज होगा वहाँ पे। तो हमारे लिए सोमालिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? सोमालिया का लोकेशन, ठीक है, उसका जोग्राफिकल फीचर्स, उससे एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देख लेंगे। तो देखो, एज आप देखोगे अफ्रीका में जो हॉर्न ऑफ द अफ्रीका का जो मेन हॉर्न बोलते हैं ना, उसको सोमालिया को बोलते हैं। तो ये आपका सोमालिया का लोकेशन है। इंडिया में कैसे? जैसे इंडिया में आपका गुजरात कोस्ट किधर हो गया? गुजरात कोस्ट आपका इंडिया में वेस्टर्न साइड हो गया। सोमालिया कहाँ होगा? लेकिन सोमालिया अफ्रीका में
ईस्टर्न साइड होगा। तो देखो इंडियन ओशन से ऐसे क्रॉस करके इस एरिया में आया जाता है, आपका महाराष्ट्र गुजरात वाला जो एरिया हो गया। तो आपका ये सोमालिया का लोकेशन समझ में आया, ईस्ट वेस्ट वाला। अब कैपिटल बोलूं सोमालिया की तो कैपिटल है मोगादेशु, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका की, और ये नदर्न ईस्टर्न अफ्रीका में है, मतलब अफ्रीका के नीचे वाले पार्ट में नहीं है, ऊपर वाले पार्ट में, हॉर्न ऑफ द अफ्रीका पेनिनसुला। और यहाँ जो आपकी इक्वेटर होती है ना, दैट इक्वेटर पासेस थ्रू द सदर्न पार्ट ऑफ सोमालिया। देखो थोड़ा सा सेक्शन आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, तो आपकी इक्वेटर भी यहाँ से पास होती है। अगर मैं बॉर्डर्स की बात करूँ तो इसमें जिबूती आपका आ जाएगा। अगर आप ऊपर में देखोगे तो आपको जिबूती दिखेगा, इथियोपिया, ठीक है, ये इथियोपिया आपको दिख रहा है यहाँ पे मैप में। एंड देन कीनिया, ठीक है, कीनिया, ठीक है। तो ये आपको तीन इसके नेबरिंग कंट्रीज जिबूती, इथियोपिया एंड कीनिया आपको ध्यान में देना है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए हम क्या यूज करते हैं, SEED, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती, ऐसे नॉर्मली हम सीड बोलते हैं। तो सोमालिया लेकिन कीनिया से भी बॉर्डर शेयर करता है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। सोमालिया के ऊपर हम देखेंगे तो हमें गल्फ ऑफ एडन मिलता है, ठीक है। नॉर्थ में गल्फ ऑफ एडन हो गया, और ईस्ट में क्या हो गया, इंडियन ओशन हो गया। अब ज्योग्राफिकल फीचर्स का क्या ना, ये एक फ्लैट एलिवेटेड रीजन है, मतलब एक टेबल लैंड टाइप का स्ट्रक्चर है ना, फ्लैट एलिवेटेड लैंड, जैसे हमारे इंडिया में प्लेट्यू टाइप का बोलते हैं ना, तो फ्लैट एलिवेटेड लैंड है, ठीक है। इसमें आपकी जो पेरेनियल रिवर्स है, जुब्बा एंड शबेले रिवर्स, तो दो रिवर होते हैं यहाँ पे, जुब्बा एंड शबेले, ठीक है। ये दो रिवर होती हैं कि पेरेनियल रिवर है सोमालिया की। और माउंटेन्स की बात करूँ मैं तो इसकी जो मेन माउंटेन रेंज, ठीक है, करकार माउंटेन्स बोलते हैं, माउंट शिम्ब्रिस इसका हाईएस्ट पीक होता है। तो ये सोमालिया के बारे में मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब नेक्स्ट सेक्शन हम हिस्ट्री के सेक्शन में चलते हैं। हिस्ट्री के सेक्शन में हम पहला जो न्यूज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में ना रेयर ब्लैक रॉक आर्ट डिपिक्शन फाउंड हुआ है। देखो अब क्या होता है ना, हम जैसे पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री का स्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ओके भीमबेटका में आपकी पेंटिंग्स डिस्कवर हुई, ठीक है। लेकिन देखो मे भी हो सकता है ना कि भीमबेटका से भी ओल्ड पेंटिंग्स कुछ हो, लेकिन वी माइट नॉट बी अवेयर ऑफ अबाउट दैट। ह्यूमन बींग्स तो बहुत सारी चीज़ों का उनको अवेयरनेस नहीं है। हम जैसे जैसे चीज़ों को इनकाउंटर करते हैं, किसी को कभी ना कभी भीमबेटका मिला ना, तब वी गॉट टू नो अबाउट भीमबेटका। तो वैसे ही आप देखोगे बहुत बार ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स डिस्कवर होती है जो डिफरेंट टाइम जोन पे बिलोंग करती है। तो ऐसे ही एक पेंटिंग आपकी आंध्र प्रदेश में डिस्कवर हुई है। ये पेंटिंग यहाँ पे लगा हुआ है। ये पेंटिंग जो है ये मेगालिथिक पीरियड से मिलती है, ठीक है, आपकी 1500 टू 500 BC के आसपास, ठीक है। और इसको दो केव्स में ये मिला है। एक तो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आपने काफी सुना होगा आंध्र प्रदेश में, तो वहां पे ये दो केव्स में देखने को मिला है। और मेजॉरिटी ऑफ द पेंटिंग्स आप देखोगे ना, ये लोग ब्लैक, रेड, वाइट पिगमेंट्स यही सब यूज करके पास्ट में पेंटिंग्स बनाया करते थे। तो इसका भी कुछ ऐसा ही है कि ब्लैक, रेड एंड वाइट पिगमेंट यूज किया है, ठीक है। उसके बाद ये इसको आर्ट को ग्रेनाइट स्टोन में बनाया गया है, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ द फिगर्स जो है ना उसमें ह्यूमन फिगर्स दिखाया गया है आपका। अब अगर आप सोचोगे कि फिर कौन कौन सा पिगमेंट कहाँ से आता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना आर्ट एंड कल्चर में, वो लोग ग्रीन कलर यूज करने के येलो के लिए समटाइम्स दे यूज टर्मरिक, ठीक है। वाइट के लिए दे यूज प्लास्टर। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ यूज करके वो लोग कलर को बनाते थे। ग्रीन के लिए, ग्रीन पिगमेंट देने के लिए वो लोग प्लांट्स को यूज करते थे, ठीक है। तो ये पेंटिंग हमें ऐसा फीचर मिला है। और इस पेंटिंग को ना लोकली कुछ नाम से बोला जाता है, वो नाम आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। गुरला पादा, ठीक है, शिदु लगाई एंड यदुरा लगाई, ये इसका लोकल नेम्स है इस पेंटिंग का। तो रेयर ब्लैक रॉक पेंटिंग इसको बोलेंगे, यदुर लगाई, सिद्धू लगाई, ठीक है। तो ये इसका लोकल नेम है। नेक्स्ट सेक्शन में हम चलते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन में। ज्योग्राफी के सेक्शन में देखो अभी क्या हुआ ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है फाउंडेशन स्टोन का बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में, और ये डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स में है। तो ये हमारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमें
थोड़ा ध्यान देना होगा ये कौन से रिवर में है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये यूपीएससी में भी कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन गिरेगा, या फिर स्टेट पीसीएस में तो मैक्सिमम टाइम आपका हाइड्रो पावर स्टेशन से क्वेश्चन आती ही आती है। और इंडिया इज नाउ वर्किंग टूवर्ड्स दिस एनर्जी सेक्टर अलॉट, हम डिफरेंट डिफरेंट मीन्स से एनर्जी को प्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रो पावर से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो पहला जो है वो है गिरी रिवर रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो गिरी रिवर है ना, गिरी रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है। देखो यमुना की ट्रिब्यूटरी मतलब हम मेन ट्रिब्यूटरी याद करके निकल जाते हैं, बट रिवर्स की तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी होती है, तो ऐसा भी नहीं होता है कि हम सारे ट्रिब्यूटरी को याद करके बैठ जाएं। लेकिन कभी जब ऐसा न्यूज़ होता है ना कि अब एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रो पावर बन रही है गिरी रिवर में, तो हमें तब जानना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है कि गिरी आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी हम नहीं जाएंगे कि कहाँ से ये जुब्बल हिल्स से ऑरिजिनेट होती है, तो इतना भी डेप्थ में हमें नहीं जाना है। बस आप ध्यान दो गिरी रिवर, इसका नाम है रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज सतलज रिवर, ठीक है। यहाँ पे लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है। तो सतलज रिवर पे लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये राकसताल के पास में आपकी स्टार्ट होती है, जो आपका मानसरोवर एरिया है तिब्बत में, और सतलज इंडिया में एंटर होती है शिपकिला पास से, और ड्रेन हो जाती है इंडस में मिलती है पाकिस्तान में। सतलज में आपका एक भाखरा डैम भी है जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। भाखरा नंगल सुना होगा ना, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया इज बिल्ट ऑन सतलज रिवर। तो आपको लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी सतलज रिवर से रिलेट करना है। देन बियास रिवर में आपका जो दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दैट इज धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बियास रिवर में है, राइजिंग नियर रोहतांग पास ऑफ हिमाचल प्रदेश। बियास सतलज को ज्वाइन करती है हरीके पंजाब। ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। रिवर बियास में आपका पोंगडाम लेक भी है जो एक इंटरनेशनल वेटलैंड साइट है। तो आप धौला सीधा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बियास रिवर से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट इज पब्बर रिवर। पब्बर रिवर और इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम है सवरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपका जो चंद्रनहान ग्लेशियर है ना, वहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है, और ये ट्रिब्यूटरी पब्बर रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है टॉन्स रिवर की, जो कि फर्दर आगे जाकर के यमुना में मिलती है। मतलब ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। पब्बर रिवर टॉन्स की हो गई, टॉन्स एंड देन विल ड्रेन टू यमुना। तो ये तीन प्रोजेक्ट आपको लुहरी, सावरा कुद्दू एंड धौला सीधा, ये ध्यान देना है। धौला सीधा, कुद्दू, रेणुका जी, ठीक है। तो गिरी, सतलज, बियास एंड बब्बर, तो ये चार जो है ये पिक्चर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये चारों का नाम, प्रोजेक्ट का नाम एंड रिवर का नाम आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी सेक्शन पे हम चलते हैं। हमारा जो पहला न्यूज़ है वो FCRA से रिलेटेड है, ठीक है। FCRA इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्या था, क्योंकि ऑडिटिंग जो हुई है ना उसमें कुछ इरेगुलरिटीज रही है, तो हमें अब इतना कंट्रोवर्शियल चीज़ में नहीं जाना है, हमें देखना है FCRA होता क्या है। FCRA एक्ट जो आपका 2010 का एक्ट है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका काम होता है फॉरेन फंडिंग ऑफ पर्सन जो इंडिया में है उसको रेगुलेट करना, ठीक है। इंडिविजुअल्स इसमें दे आर परमिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इंडिविजुअल्स को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने का हक है, लेकिन विदाउट द परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आप जाओगे ना, ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी कंट्रीब्यूशन लेस देन 25,000 है तभी। अगर उससे ज़्यादा आपकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो आपको फिर अब क्या लेना पड़ेगा, आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लेना होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो आपका जो भी पैसा आया है ना, दैट शुड अडहियर टू द स्टेटेड पर्पस, किस काम के लिए आया है उस काम के लिए यूज होगा। तो ये सारी चीज़ों की गाइडलाइंस है इस एक्ट में, ठीक है। और इस एक्ट के अंदर ना ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, उनको खुद को रजिस्टर करना होता है एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। तो FCRA के बारे में ये हो गया थोड़ा। अब ये 2010 का रूल्स मैंने आपको बताया था, इस रूल को अमेंड किया गया था 2020 में, लास्ट ईयर। अब अमेंडमेंट देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ध्यान देकर के सुनेंगे आप। पहला जो अमेंडमेंट का एक्ट था ना, ये था प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्या, किसको,
पब्लिक सर्वेंट्स को। पब्लिक सर्वेंट्स आर बार्ड टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट मतलब कौन, कोई भी एक ऐसा इंसान ना जो सर्विस में है और पे में है इन द गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर रेम्यूनरेशन मिलता है उसको किसी भी पब्लिक ड्यूटी के लिए, तो FCRA 2020 के हिसाब से दैट पर्सन इज बार्ड। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब अगर आपके अकाउंट में FCRA का पैसा आया, आप काम कर रहे हो इस चीज से रिलेटेड, तो वो पैसा आपके अकाउंट में ही होना चाहिए। ये एक्ट बार करता है ट्रांसफर करने का पैसा, कि आप किसी और इंसान को पैसा ट्रांसफर कर दो जो कि FCRA से रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये एक्ट इस चीज को करने के लिए भी मना करता है। फिर एक चीज है आधार कार्ड, इसको ये मैंडेटरी कर देता है। हर एक ऑफिस बियरर्स, डायरेक्टर्स, की फंक्शनरीज, कोई भी एक इंसान हो जो वहां पे आपका है उस ऑर्गेनाइजेशन में, आधार कार्ड उसके लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। फिर एक नेक्स्ट चीज होता है FCRA अकाउंट, ठीक है, जो आपका पैसा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का वो सिर्फ उसी अकाउंट में आएगा ना जो अकाउंट डेजिग्नेटेड है एज एन FCRA अकाउंट, और वो अकाउंट ना जो आपका जो बैंक होगा ना वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला न्यू दिल्ली इसी ब्रांच का हो सकता है, ठीक है। तो FCRA अकाउंट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज ध्यान दोगे, अदर बैंक्स के लिए परमिटेड नहीं है, ठीक है। फिर एक और प्रोविजन था दैट इज रिडक्शन इन यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है, मतलब जितना भी आपका फंडिंग आया ना उस फंडिंग में आपका नॉट मोर देन 20% ऑफ द टोटल फॉरेन फंड्स रिसीव्ड वो कुड बी डिफरेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मतलब देखो जितना भी पैसा आया ना, ऐसा नहीं है ना कि आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं, आप 100 रुपये में 90 रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए निकाल दे रहे हो, बाकी 10% यूज कर रहे हो उसका जो मैंडेटेड पर्पस है उसके लिए। तो पहले क्या था ना, ये 50-50 करता था, मतलब ये जो FCRA है वो परमिशन 50-50 देता था। अब 50% से एडमिनिस्ट्रेटिव काम करो, 50% से उसका डेजिग्नेटेड काम करो, बट अब इसको रिड्यूस करके 20% बोल दिया है कि 20% से ज्यादा आप पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते हो, आपको 80% ऑफ द मनी डेजिग्नेटेड वर्क के लिए यूज करना है। फिर नेक्स्ट आपका जो लास्ट प्रोविजन है वो सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट है, मतलब ये एक्ट अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो परमिट करे किसी भी पर्सन को टू सरेंडर देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो FCRA के बारे में ये सारा न्यूज़ मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन डेप्थ में दे दिया है, इससे अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है, तो ये सारे पॉइंटर्स आप अपने ध्यान में देंगे। नेक्स्ट सेक्शन हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में हमारा जो न्यूज़ है उसमें हम चाइना स्पेस स्टेशन डिस्कस करेंगे, एलन मस्क का जो आपका स्टारलिंक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए था ना क्योंकि देखो ये हेडिंग देखो, चाइनीज स्पेस स्टेशन हैज क्लोज शेव विद एलन मस्क सैटेलाइट्स, बीजिंग कंप्लेन्स टू UN ओवर इररेस्पॉन्सिबल कंडक्ट, ठीक है। तो न्यूज में हमेशा कंट्रोवर्सी रहता है, बट न्यूज से हमें चीजें फेच करनी आनी चाहिए कि हम किस चीज के बारे में देखेंगे। तो देखो चाइनीज स्पेस स्टेशन के बारे में बात हो रहा है, तो हम चाइनीज स्पेस स्टेशन के बारे में देखेंगे। तियोंगोंग नाम है चाइना का न्यू स्पेस स्टेशन का, तियोंगोंग, ठीक है। तो तियोंगोंग जो है ना न्यूज में इसलिए था क्योंकि स्टारलिंक एक प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारा मल्टीपल सैटेलाइट्स हमारे आकाश में हैं, तो इसका कोलिजन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो चाइना ने इस चीज का कंप्लेन किया था UN में, और इसको कंप्लेन किया था एज अ मेंबर ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी। तो हम थोड़ा आउटर स्पेस ट्रीटी भी देखेंगे क्या होता है। तो चलो पहले हम चाइना का स्पेस स्टेशन डिस्कस कर लेते हैं। तियोंगोंग नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बन जाएगा, ये ऑपरेशनल रहेगा अप्रोक्सीमेटली 10 साल के लिए, ठीक है। इसमें 3 मेन कंपोनेंट है, तियानहे वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है तियानहे, ठीक है, मेन कंपोनेंट है चाइना का फर्स्ट सेल्फ डेवलप्ड स्पेस स्टेशन में, ठीक है। और ये राइवल कर रहा है द ओनली स्पेस स्टेशन जो अभी वर्ल्ड में है, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, okay. It forms the main living quarter for 3 crew members in the Chinese space station. Tianhe launch is the first of 11 missions needed to complete the space station which will orbit at an altitude, कितना हाइट में, बहुत ज़्यादा हाइट में तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि जितने स्पेस स्टेशन होते हैं आपके लो अर्थ ऑर्बिट में होते, तो ये 340 to 450 अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में ही रहेगा, ठीक है। लेटर मिशन में चाइना लॉन्च करेगा बाकी 2 कोर मॉड्यूल, एक कोर मॉड्यूल तियानहे के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो बाकी 2 कोर मॉड्यूल 4 मैन्ड स्पेसक्राफ्ट एंड 4 कार्गो स्पेसक्राफ्ट, ये विद टाइम चाइना आपका लॉन्च करेगा। स्टारलिंक
कॉन्फ्लिक्ट किस में हो रहा है, चाइना का स्पेस स्टेशन एंड स्टारलिंक में। तो अब स्टारलिंक के बारे में थोड़ा देख लो। स्टारलिंक भी एक प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स की। स्पेस एक्स को ओन करते हैं एलॉन मस्क, जिनका नाम काफी ज्यादा न्यूज में सुर्खियों में रहता है। स्टारलिंक का जो एम था ना, उसका एम यही रहा है कि कुछ 12,000 के आसपास सैटेलाइट्स को ना लो अर्थ ऑर्बिट में डालना है। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारा अर्थ है और बहुत बहुत सारा छोटा लो अर्थ ऑर्बिट्स में डालना है इनको सैटेलाइट। इससे क्या होगा, पूरे अर्थ में ना आपका इंटरनेट ब्रॉडबैंड कवरेज मिल जाएगा लोगों को। अगर कोई एक इंसान ओशियन में है, आर्कटिक में है, अंटार्कटिक में, मे बी एट एनी लोकेशन दैट पर्सन विल हैव एक्सेस टू इंटरनेट। तो ये एक्सेशन को इजी बनाने के लिए ये आपकी स्पेसएक्स की प्रोजेक्ट है। ये आपकी रिमोट और रूरल एरियाज है जहाँ पे ट्रेडिशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस चीज को कवर करने के लिए है। तो ये स्टारलिंक की प्रोजेक्ट है। अब देखो आउटर स्पेस ट्रीटी क्या होता है। स्टारलिंक समझ में आ गया, चाइनीज का स्पेस स्टेशन समझ में आ गया। आउटर स्पेस स्टेशन ये बताने से पहले ध्यान दे कि इंडिया इज अ पार्टी टू आउटर स्पेस ट्रीटी। इस स्पेस ट्रीटी में ना ये ट्रीटी प्रोहिबिट करती है सारे कंट्रीज को फ्रॉम प्लेसिंग इनटू ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो न्यूक्लियर वेपन और अदर काइंड्स ऑफ वेपन जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, उस चीज को प्लेस करने के लिए प्रोहिबिट करती है। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट स्टेशनिंग ऑफ सच वेपन्स ऑन सेलेशियल बॉडीज जैसे कि मून, आउटर स्पेस। ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली आपका पीस पर्पस के लिए यूज होगा, क्योंकि the moon and the other celestial bodies that shall be used by all the state parties ना, exclusively peaceful purpose के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लड़ाई झगड़ा करके वहां पे मार पीट स्टार्ट कर देंगे। अब कुछ और मल्टीलैटरल ट्रीटीज है जो इसी कॉन्सेप्ट से डील करती है। आउटर स्पेस ट्रीटी से रेस्क्यू एग्रीमेंट, स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन एंड द मून ट्रीटी। ठीक है। एक और ट्रीटी है यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। ये ट्रीटी भी है जो आपका स्पेस जुरिडिक्शन से बात करती है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी हाउएवर डज नॉट प्रोहिबिट, हाँ क्या डज नॉट प्रोहिबिट, नन ऑफ दीज हाउएवर प्रोहिबिट्स द काइंड ऑफ टेस्ट दैट इंडिया कैरिड आउट रिसेंटली। तो इस चीज को आप इग्नोर कर दो। आपको आई होप सो आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन जिस्ट मिल गया होगा कि हम न्यूक्लियर टेस्ट वहां पे नहीं कर सकते और हम किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन आउटर स्पेस में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात थी कि चाइना सेड in its note to the UN that members of the outer space treaty, the foundation of international space law, are also responsible for action by their non-government entities। क्योंकि कंप्लेन यही हुआ है कि यूएन का काफ़ी इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हुआ है। इवन दो चाइना हैज़ कंप्लेन्ड कि आपका स्टारलिंक के जो एक सैटेलाइट है उससे कोलाइडिंग का प्रॉब्लम है, बट वहाँ से कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो ये ओवरऑल आपका न्यूज़ था। तो आउटर स्पेस ट्रीटी में इंडिया इज अ पार्टी टू दैट ट्रीटी, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम योजना पीडिया में देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो पहला जो स्कीम है दैट इज गरिमा गृह स्कीम। ओके, तो गरिमा गृह स्कीम क्या है? ठीक है, तो गरिमा गृह स्कीम से पहले सुनो न्यूज ये था कि मद्रास हाई कोर्ट ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनको बोला है कि इनका जो गरिमा गृह स्कीम है ना, इसको एक्सटेंड करने के लिए एंटायर LGBTQIA कम्युनिटी को, जस्ट नॉट ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, गरिमा गृह आपका शेल्टर होम प्रोवाइड करता है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। तो बेसिकली स्कीम ये है और मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि आप गरिमा गृह जो ट्रांसजेंडर पर्सन को शेल्टर होम प्रोवाइड करता है, प्लीज पास दिस ऑन एंड एक्सटेंड इट टू द LGBTQIA कम्युनिटी ऑल्सो। ठीक है, तो करेंटली द स्कीम प्रोवाइड्स व्हाट, अ सिक्योर लिविंग स्पेस एंड केयर to not only those person who fall under the category of transgenders। ये मेन एम यही है आपका, बेसिक एमिनिटीज मिले, फूड, मेडिकल केयर, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। लेकिन इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज है ना, वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ये स्कीम आपकी ध्यान देगी, स्किल डेवलपमेंट करवाएगी ट्रांसजेंडर पर्सन की। तो गरिमा गृह से आपके दिमाग में बस यही आएगा कि ये घर मकान देने का स्कीम है, बट नो, ये कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट जो कि एक बहुत वैल्यूएबल असेट का रोल प्ले करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी। तो ये आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, ट्रांसजेंडर पर्सन, इस चीज के लिए भी ये स्कीम होती है। ठीक है, इस स्कीम में सेंटर ने 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है ताकि ऐसा 12 स्टेट्स में डिफरेंट शेल्टर्स फॉर्म हो सके।
अब एक सुनो आप स्वधार गृह स्कीम के बारे में। स्वधार गृह स्कीम जो है ना, वो स्कीम टारगेट करती है वेमेन को, उन वेमेन को, दोज वेमेन आर विक्टिम ऑफ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, ठीक है, और जिनके पास कोई भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है अभी। तो अगर उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा तो तभी तो उनका रिहैबिलिटेशन होगा ना, ताकि वो अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ, सिंपल लाइफ डिग्निटी के साथ जी सके। तो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो वैसी टाइप की लड़कियां जो होमलेस है, या फिर क्राइम वायलेंस की शिकार है, मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है, या फिर अगर प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स्ड हो गई है, या फिर उनकी डिग्निटी आर इन मोरल डेंजर। तो ऐसे जो भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, विमेन हैं इन शॉर्ट, तो उनको शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, लीगल एड, इकोनॉमिक सोशल सिक्योरिटी, सब कुछ ये स्कीम प्रोवाइड करेगी। और ये स्वधार गृह स्कीम ये तो 2016 से ही एक्टिव है। स्वधार गृह स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, बट गरिमा गृह स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। तो ये दो स्कीम मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया है, होप सो ये आपके लिए क्लियर होगा। मिसलेनियस का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक है कि नीति आयोग ने रिलीज किया है क्या, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स, इसके कुछ कंपोनेंट्स रहे हैं, 24 इंडिकेटर्स यूज किया है, डिफरेंट डोमेन्स में इसको बांटा है, ठीक है। हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस, की आउटपुट्स, तो इन सारे पैरामीटर्स में डिवाइड करके हेल्थ स्कोर निकाला है। अभी ये इसमें बस हमें हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड की इनपुट्स, ठीक है, बस हमें ये आपका डोमेन याद रखना है। डोमेन के अंदर में सब डोमेन्स क्या आता है उतना ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। हेल्थ आउटकम्स में वही कि आपका नियोनेटल मोर्टालिटी रेट क्या है, ठीक है, सेक्स रेशियो क्या है। गवर्नेंस में ये देखा जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितनी अच्छी है, एवरेज ऑक्यूपेंसी सीनियर ऑफिसर्स का की पोस्ट में क्या है। इनपुट में हम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एंड ऑल के बारे में देखेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट में इन अ रो में और कौन सा एक स्टेट होगा जो टॉप करेगा, दैट इज नन अदर देन केरला, ठीक है। केरला ने आपका टॉप किया है रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन हेल्थ इंडिकेटर्स, और सबसे नीचे जो स्टेट है दैट इज अगेन यूपी। नंबर 1 में आपका केरला है, एंड केरला इज फॉलोड बाय अगेन साउथ इंडियन स्टेट्स ही है, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, जिनकी रैंकिंग जो है पास से इम्प्रूव हो गई है। एंड लास्ट रैंकिंग इज द रैंकिंग ऑफ यूपी। तो आपको ये थोड़ा इसकी रैंकिंग, आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू रिमेंबर दिस, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द रैंकिंग्स तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करती है। तो चलो सारा तो कवर हो गया हमारा। अब देखते हैं कि आपको कितनी चीज़ें याद है और आप कितना आंसर अटेम्प्ट कर पा रहे हो। पहला क्वेश्चन है, इंडिया पार्टी है आउटर स्पेस ट्रीटी की। सेकंड स्टेटमेंट है आपका, गरिमा ग्रे का जो मेन एम है ना, वो ट्रांसजेंडर पर्सन को बेसिक फैसिलिटीज जैसे फूड, मेडिकल केयर, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करने का। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फॉरेन फंडिंग ऑफ पर्सन इन इंडिया, ये आपका FCRA एक्ट के अंदर रेगुलेट होता है, और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। चौथा क्वेश्चन आपका कार्मिकाल माइन के बारे में, इसकी लोकेशन जर्मनी बताई गई है। UNSC रेजोल्यूशन 1373 चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड है। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज, सोमालिया क्या अपना बॉर्डर एरिट्रिया के साथ शेयर करता है। तो आप इस वीडियो को पॉज करेंगे एंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट मी डिस्प्ले द आंसर विथ यू। तो पहला 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। FCRA होम अफेयर्स के अंदर आता है, नॉट फाइनेंस। Carmichael is not in Germany, it is in Australia, and I told you Adani Group is working with that coal mine, low sulfur content, high calorific value वाली माइन है, वो कोल की वैरायटी है, ये डिस्कस किया। UNSC 1373 जो टेररिज्म से रिलेटेड है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज़। और आपका टेररिज्म का कौन सा पार्ट और योर डिपार्टमेंट UNSC का इंडिया जिसको चेयर कर रहा है, कितने साल के बाद चेयर कर रहा है, ये सारा चीज़ भी मैं आपके साथ डिस्कस की हूँ। एंड सोमालिया क्या बॉर्डर एरिट्रिया के साथ शेयर करता है? जी नहीं, इट इज़ नॉट एरिट्रिया, इट इज़ इथियोपिया। एंड हमने साउथ में कीनिया देखा था, ऊपर जिबूती देखा था। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।